विलियन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और लास्ट जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, सांद्रता। सांद्रता के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। आप सांद्रता को और विलेयता को एक ही मान सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है सांद्रता के पद। देखिए सांद्रता के पदों को अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहला जो सांद्रता का पद है उसको अपन क्या ले रहे हैं, वेट बाय वेट। पहला सांद्रता का जो पद है वो क्या है, वेट बाय वेट। मैंने स्मॉल w लिखा है और कैपिटल W लिखा है। जो सेकंड सांद्रता का पद है उसको अपन क्या लेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। और जो थर्ड सांद्रता का पद है उसको मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सांद्रता के पदों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके पास है वेट बाय वेट, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम और थर्ड आपके पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें देखो आपके पास ये विलेय है, ये विलायक है, या एक जगह पर अपन इसको एज ए विलियन भी काम में लेंगे। ठीक है, तो ये आपको किस में लेनी है, ग्राम में भी ग्राम में ले सकते हो। और जो रिमेनिंग पार्ट है विलायक या विलियन वो किस में हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है और किलोग्राम में भी हो सकता है। क्लियर। इसमें पहले W है मतलब वो सोल्यूट के बारे में बात हो रही है, विलेय के बारे में बात हो रही है, तो ये ग्राम में। और दूसरा कैपिटल V ये विलियन का आयतन है। कैपिटल V क्या है, विलियन का आयतन है। और ये किसके अंदर हो सकता है, ml में हो सकता है और लीटर में हो सकता है। इसमें दोनों ही क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि विलेय का भी आपको ml लेना है और विलियन का भी आपको क्या लेना है, ml लेना है। तो ये हो गया आपके पास ml और दूसरा हो गया ml और लीटर। देखिए सांद्रता के जो 3 पद थे आपके पास, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जहाँ पर भी W आ रहा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करके लेना पड़ेगा, तोल करके लेना पड़ेगा, कहने का मतलब। और जहाँ पर V आ रहा है वो क्या है, आयतन है, वो विलियन के आयतन को बता रहा है। अब देखिए इसमें 3 सांद्रता के पद शामिल किए गए हैं। एक तो आपके पास है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। एक तो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। दूसरा इसके अंदर है क्या, मोललता है। दूसरा आपके पास कौन सा है, मोललता। मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो सांद्रता का पद है वो क्या है, इसके अंदर मोल भिन्न है, इसको क्या बोल सकते हैं, और मोल अंश बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। और ये और क्या हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मोल फ्रैक्शन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए आपके पास क्या है, द्रव्यमान यानी कि मात्रा ग्राम में लेनी है और आयतन लेना है ml में या लीटर में। तो इसमें जो पहला सांद्रता का पद है वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान को तो आप किससे डिनोटेट करोगे, वेट से। और ये क्या हो गया, वेट डैश वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। इसमें जो सेकंड सांद्रता का पद आएगा वो क्या आएगा, मोलरता आएगा। क्या आएगा, मोलरता, कैपिटल M। ध्यान देना ये तो थी मोललता और ये क्या है, मोलरता। मैं आपसे पूछूं कि मोललता में और मोलरता में क्या डिफरेंस है, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि जो मोललता होती है वो तो क्या होता है, वेट बाई वेट होता है। और मोलरता है कैपिटल M है तो वो क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। और थर्ड इसके अंदर क्या है, नॉर्मलता है। थर्ड क्या है इसके अंदर, नॉर्मलता। एक फार्मलता भी होती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। देखिए यहाँ पे ये भी वेट था और ये भी वेट था, तो आपने क्या लिखा, द्रव्यमान प्रतिशत। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेट परसेंट भी लिख सकता हूँ। क्लियर। लास्ट वाले में देखिए आप थर्ड, ये क्या है, वॉल्यूम, और ये भी क्या है, वॉल्यूम। ये भी आयतन और ये भी आयतन। यहाँ जब ये दोनों द्रव्यमान थे तो आपने क्या निकाला, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला। और यहाँ जब दोनों वॉल्यूम है तो मैं क्या लिख दूंगा, आयतन प्रतिशत। और वेट बाई वॉल्यूम, ये वेट था ये वॉल्यूम था, यानी कि द्रव्यमान था आयतन था, अलग अलग पॉइंट थे ये, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट डैश वॉल्यूम परसेंट था।
इसकी बात करूं तो इसमें एक सांद्रता पद है आपके पास, वो कौन सी है? आयतन प्रतिशत। क्लियर? तो ये आपके पास सांद्रता के पदों का वर्गीकरण आपको दिया हुआ है। अब इनमें से क्या करेंगे अपन, ये डिसाइड करेंगे कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो 11वीं क्लास के अंदर गैसेज स्टेट में आपने एक नियम पढ़ा था, कौन सा है? चार्ल्स नियम। कौन सा है? चार्ल्स नियम। और आप आदर्श गैस अवस्था समीकरण को जानते हो पहले से ही, वो क्या थी? PV=NRT थी। देखिए ये अपन कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? चार्ल्स नियम। चार्ल्स एक राजा का नाम था, इसे समझ लो। और राजा प्रजा पे क्या क्या बना के रखता है? प्रेशर बना के रखता है। तो चार्ल्स के नियम में प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था। चार्ल्स नियम की अपन बात करें तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जब अंग्रेज अपने पे राज करने के लिए आए थे तो उनमें एक प्रिंस चार्ल्स नाम का था, राजा था। और वो प्रिंस चार्ल्स क्या करता था? प्रजा पे प्रेशर बना के रखता था। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो प्रेशर कांस्टेंट है। देखो नंबर ऑफ मोल का आप जिक्र नहीं कर रहे, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो PV=NRT में अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर तो क्या हो गया? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल का अपन यहाँ कोई जिक्र ही नहीं कर रहे तो उसको भी कांस्टेंट मानेंगे। दूसरी बात, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो क्या बचा आपके पास? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टेम्परेचर को आप कम ज़्यादा करोगे तो किस पर फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा, आयतन पर फर्क पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म में जहाँ पर भी वॉल्यूम आ रहा है वो किससे अफेक्टेड होगी? टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। देखो टेम्परेचर का सीधा सीधा रिलेशन है किसके साथ? आयतन के साथ। टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने पर कौन अफेक्ट होगा? वॉल्यूम। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है, ये भी क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और यहाँ क्या है? वेट बाई वॉल्यूम। तो ये जो सांद्रता का पद है ना, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या है? ताप से प्रभावित है। ताप से प्रभावित है। और ये भी क्या रहेगा? ताप से प्रभावित रहेगा। ये भी क्या रहेगा? ताप से प्रभावित। लेकिन जो वेट बाई वेट है इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो ये क्या रहेगा? ताप से अप्रभावित। ताप से अप्रभावित। मतलब ये है, देखिए हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यदि मैं एक बार कोई सॉल्यूशन बना दूं तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब ये सब कंसंट्रेशन ही है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान, मोलरता, मोल, भिन्न, ये सब क्या है? ये सांद्रता के पद ही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक बार जो सॉल्यूशन बना दे तो उसकी सांद्रता क्या रहनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। लेकिन आप यदि मोलरता का, नॉर्मलता का, आयतन प्रतिशत का कोई सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे मान लो सुबह 9 बजे आपने सॉल्यूशन बना दिया, तो 12 बजे जब दोपहर में के अंदर गर्मी होगी, 12-1-2 बजे के आसपास, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जबकि हम क्या चाह रहे हैं? हमें चाह रहे हैं कि हमने एक बार जो सॉल्यूशन बना दिया उसकी सांद्रता उतनी की उतनी ही रहे। तो वेट बाई वॉल्यूम तो टेम्परेचर से प्रभावित है, तो ये सांद्रता के पद आपके लिए एग्जैक्ट नहीं है, अच्छे नहीं है। और ये भी अच्छे नहीं है क्योंकि इनमें भी क्या रहा है? वॉल्यूम। मैं आपसे ये बात करूं कि बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन से हैं, तो वेट बाई वॉल्यूम वाले हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी, वेट बाई वेट वाले सांद्रता के पद सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं आ रहा? वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और ये टेम्परेचर से क्या है? अप्रभावित है। तो मैं क्या कह सकता हूं? बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है? और यदि आपको इन तीनों में से भी कोई बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? मोललता होगी। क्लियर? तो ये आपके पास सांद्रता के पद थे जिनको आपने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर? वेट का मतलब आप तौल करके लोगे ग्राम के अंदर या किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम का मतलब आप क्या है? ml में लोगे। इनके जो क्लासिफिकेशन थे वो मैंने आपको बताए। टेम्परेचर से कौन प्रभावित होगा और कौन नहीं प्रभावित होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ल्स लॉ अपन ने एक्सप्लेन किया। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों का मतलब समझेंगे कि आपको ये क्या दिया हुआ है। एक बार मतलब इन कंसंट्रेशन टर्म पे आऊँगा मैं, लेकिन ये जो वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है तो उसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये भी चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए
क्योंकि ये सब आपके किस में काम आएगा, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपके उन न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट आपके काम में आएगी। मान लीजिए मेरे पास 3 स्टेटमेंट है, उनका क्या मीनिंग निकालोगे आप। क्लियर? ध्यान देना, मेरे को दिया हुआ है 20% वेट बाई वेट C6 H12 है O6, ये दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है 20% वेट बाई वॉल्यूम C6 H12 है O6। सपोज करो मेरे को ये दिया हुआ है 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम C2 H5 OH। एक तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको यदि विलायक का जिक्र नहीं किया जाए तो विलायक क्या मान के चलोगे आप, H2। क्या मान के चलोगे, H2। ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये बात। अब देखो आपको ये दिया हुआ है 20% वेट बाई वेट ग्लूकोज है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मतलब 20 ग्राम तो आपके पास क्या है C6 H12 O6 है, प्लस आपके पास क्या होगा 80 ग्राम H2 होगा, प्लस 80 ग्राम क्या होगा H2O। लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर आओ, ये भी क्या है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या 20 ml प्लस 20 ml इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल प्लस 80 ml C2, 80 ml H2, 80 ml H2। भाई आपको विलेय और विलायक की मात्रा चाहिए तो आप क्या लिखोगे 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया 20 ml इथेनॉल और 80 ml क्या है H2 है। इस वाले केस में 20% आपको क्या दिया हुआ है C6 H12 O6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है देखो 20 ग्राम C6 H12 O6। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ H2O, मिनिमम अमाउंट ऑफ H2O में इसको क्या कर लेंगे विलय कर लेंगे। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे कुल आयतन, बाद में क्या करेंगे कुल आयतन कितना कर देंगे 100 ml कर देंगे, कुल आयतन कितना कर देंगे 100 ml कर देंगे। क्लियर? तो ये इन तीनों सेंटेंस का मतलब, यदि दोनों सेम है ना तो पार्ट्स में डिवाइड कर देना आप, ये क्या हो जाएगा 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 20 ml प्लस 80 ml हो जाएगा। 20% वेट बाई वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो इसका वास्तव में मतलब तो क्या होता है कि 20 ग्राम आप ग्लूकोज ले, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कर लो, विलय कर लो बढ़िया से, और विलय होने के बाद में कुल आयतन कितना कर दो 100 ml कर दो, तो आपके पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में आप लोगे क्या, इसमें अपन यही लेंगे 20 ग्राम तो क्या लेंगे C6 H12 O6 लेंगे, प्लस यहाँ वॉल्यूम कितना लेना है 100 ml ही मान के चलना है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना तो इनको क्या मान के चलोगे 20 ग्राम C6 H12 O6 100 ml ही मानोगे, और इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस वाले केस में आप क्या मानोगे 20 ग्राम तो क्या है विलय है, और 100 ml क्या है आपका विलियन का आयतन है टोटल। अब मेरी बात सुनो, ये तो चलो मैंने अभी लिख दिया वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यदि मैं नहीं लिखूं तब आप क्या मानोगे, मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो तो फिर कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को ऐसा कह रहा है कि मोललता निकालो, मोललता के बारे में आप लोग जानते हो कि क्या है वेट बाई वेट है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरे को ये कह रहा है कि क्या निकालो मोलरता निकालो, और मोलरता के बारे में मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ मेरे को मान लीजिए एग्जामिनर ये कह रहा है कि 20% C6 H12 O6 है, और यहाँ भी मेरे को ये कह रहा है कि 20% C6 H12 O6 है। यदि आपको स्पेसिफाई नहीं करे एग्जामिनर कि वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तब आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपसे क्या पूछा गया है, मेरे से क्या पूछा गया है मोलरता। मोलरता क्या होती है वेट बाई वॉल्यूम।
तो क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार आपको उस वे के अंदर जाना है। इसका मतलब ये जो मेरे को 20% दिया हुआ है, इसकी क्या पूछ रहा है, ये मोलरता पूछ रहा है, तो क्या है ये वेट बाय वॉल्यूम ही है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, 20% C6H12O6 वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि मेरे पास क्या है, ये 20 ग्राम तो क्या है मेरा C6H12O6 है, प्लस 100 ml क्या है, H2 है। इस वाले केस के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, आपसे मोललता पूछी गई थी। मोललता क्या होती है, वेट बाई वेट होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट बाई वेट होती है तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इसको क्या मानेंगे, वेट बाई वेट मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 ग्राम C6H12O6 प्लस 80 ग्राम H2। देखिए ये सभी स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए, इनका मीनिंग आना चाहिए, और इनसे विलय विलायक या विलयन का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। तो इन स्टेटमेंट्स को आप बढ़िया से समझिए, इनको दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी की। अब आता हूँ मैं सांद्रता के पदों पर। यदि प्रथम सांद्रता के पद की बात करेंगे अपन, जो कि कौन सा है, वेट बाई वेट सांद्रता के पद है। देखिए पहला जो सांद्रता के पद है वो कौन सा आपके पास, वेट बाई वेट है। वेट बाई वेट सांद्रता के पदों में मेरे पास जो पहला सांद्रता का पद है वो कौन सा है, द्रव्यमान प्रतिशत है। कौन सा है, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए इसमें कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है इसके अंदर। सोचो आप, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 टेस्ट दिए, ए और बी, ये भी 150 नंबर का पेपर था और ये भी कितने का था, 150 नंबर का पेपर था। इसमें उसके मान लीजिए कितने नंबर आ गए, 75 आ गए, और इसमें भी कितने आ गए, 75 आ गए। तो बच्चे के कुल कितने % नंबर आए, बस यही है। और यही द्रव्यमान प्रतिशत भी क्या है, यही है। मतलब ऐसा है कि आप विलय की भी द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का मतलब ये है कि विलय कितना % प्रेजेंट है इसके अंदर। ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिए विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय की मात्रा कितनी है प्लस विलय की मात्रा कितनी है, और ये 100। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। देखो अब पूरे चैप्टर में आप लोग ध्यान रखोगे कि मैं जो ए कंपोनेंट मान रहा हूँ वो क्या मान के चल रहा हूँ, विलय। ठीक है, जो बी कंपोनेंट मान के चल रहा हूँ वो क्या मान के चलूँगा, विलायक। ठीक है, और डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा, और डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा। नीचे विलियन का द्रव्यमान आ गया ना, मतलब यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेट % इज इक्वल टू विलय की मात्रा ग्राम में, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विलय का द्रव्यमान। क्लियर, और नीचे लिख सकता हूँ मैं क्या, विलियन की मात्रा ग्राम में गुणा 100। अब विलय की मात्रा ग्राम में का मतलब क्या होता है, विलियन का क्या लेने जा रहे हो आप, द्रव्यमान। क्लियर, जैसे मान लीजिए कोई अपन छोटा सा इसका न्यूमेरिकल करें कि 22 ग्राम बेंजीन है आपके पास। ठीक है, इसको कितने में डिजोल्व किया है, 122 ग्राम CCl4 के अंदर डिजोल्व किया है। तो बताइए कि बेंजीन का कितना प्रतिशत था। तो कोई दिक्कत नहीं है, विलय कम मात्रा में है, और ये 22 इंटू 100, यहाँ से आपके % आंसर आ जाएंगे। तो ये कोई खास बात नहीं थी। द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर इसका जो सेकंड सांद्रता का पद है अपन उसकी बात करेंगे, वो अच्छा है, उसके क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। दूसरा जो आपके पास सांद्रता का पद है वो क्या है, मोललता है। क्या है, मोललता। और मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मोललता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, मैं देखो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मोललता का, उसके बाद में अपन डेफिनेशन इसकी बनाएंगे। देखिए मोललता के फॉर्मूले की बात करूँ मैं तो क्या है, ये विलय के मोल, और विलय के मोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से, और नीचे क्या आएगा, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान कितने में, 1 किलोग्राम में। कितने में,
1 किलोग्राम विलायक के अंदर, और विलायक का जो भार है वो किससे बताओगे आप? WB से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल विलयन की मोललता कहलाते हैं। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मात्रक देखिए क्या होगा, ऊपर क्या है? मोल, नीचे क्या है? किलोग्राम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल और पर किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम क्या है? मोललता का मात्रक है। क्लियर? दूसरी बात ध्यान देना, मोल कैसे बनाते हो आप? मोल हम बनाते हैं मात्रा ग्राम में, W डिवाइड मात्रा ग्राम में या द्रव्यमान। द्रव्यमान एक ही बात है ना, आणविक द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ? द्रव्यमान। और नीचे आ जाएगा इसके अंदर क्या? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को M से डिनोटेट करते हैं। ध्यान देना, ये अणुभार ही है, मोलिकुलर वेट जिसको बोला जाता है। जैसे कार्बन मतलब CH4 का कितना हो गया? 16 हो गया। CO2 का कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, यूरिया का कितना हो गया? 60 हो गया। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, मोल कैसे? देखो ऊपर एक टर्म दे रखा है मोल, इस टर्म को अपन ऐसा करें, मोल कैसे निकालते हो? मात्रा ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान। मात्रा ग्राम में यानी कि वो तो द्रव्यमान की बात ही है, कितना वजन है? 12 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 16 ग्राम, जितना भी। आणविक द्रव्यमान आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या करो? चेंज करो। तो देखो मोललता इज इक्वल टू क्या होगा? विलेय के मोल। अब देखो आपको विलेय के मोल बनाने हैं, तो विलेय की मात्रा ग्राम में WA, और विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? MA हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ क्या? ये हो गया मेरे पास विलेय की मात्रा ग्राम में WA, दूसरे नीचे आ जाएगा क्या? विलेय का आणविक द्रव्यमान MA। ये तो आपने किसका फॉर्मूला लिखा है? मोल का फॉर्मूला लिखा है। विलेय का पूछा था तो मैंने यहाँ विलेय लिख दिया, यहाँ विलेय लिख दिया, यहाँ विलेय लिख दिया। नीचे क्या दे रखा है? विलायक का भार। नीचे में लिख देता हूँ क्या है ये? विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1 kg। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? WB से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में लेके आता हूँ मैं। देखो M इज इक्वल टू, ये क्या होगा? WA अपॉन MA इंटू WB। WB किसके अंदर है? किलोग्राम के अंदर। क्लियर? सपोज करो ये आपको किस में नहीं दे? किलोग्राम के अंदर नहीं दे, और किस में दे दिया? एग्जामिनर ने आपको ये ग्राम के अंदर दे दिया। तो इस ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप इसमें कितने का डिवाइडेशन करोगे? 1000 का। 1000 किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ। तो आपके पास क्या आएगा? मोलेलिटी यानी कि मोलरता इज इक्वल टू WA इंटू WB यदि आपको किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। आप ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के काम में आएगा। मोललता को देखिए दोबारा से। मोललता का मतलब क्या हो गया? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता का मात्रा कैसे निकालोगे? ऊपर तो क्या है? मोल, नीचे क्या है? किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। फिर आपने क्या किया? मोल कैसे बनाते हैं? मोल बनाते हैं मात्रा ग्राम में यानी कि द्रव्यमान W, और नीचे क्या आ जाएगा? आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ अपन इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान WA, विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? MA। ये वाला पद पहले से ही था, विलायक का भार 1 किलोग्राम WB। क्लियर? अब इसको अपन ने फॉर्मूले में लेके आगे WA इंटू WB। ये यदि आपको किस में दिया हुआ है? ग्राम में दे दिया जाए विलायक का भार, तो उसमें कितने का डिवाइडेशन कर देना? 1000 का। 1000 किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ। तो आपके पास मोलेलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, WA अपॉन MA इंटू WB मल्टीप्लाई विद 1000। क्लियर? तो ये हो गई आपके पास क्या? मोललता। अब देखो अपन इसका क्या करते हैं कि छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि 49 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है।
जल में विलय किया गया है, जल में विलय किया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो ध्यान देना, यहाँ मैं बात करता हूँ किसकी, मोललता का फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले तो, और मोललता का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं, WA/MA इंटू WB। यदि ये ग्राम में दिया हुआ तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मोललता WA कितना दे रखा है यहाँ पे, H2SO4 आपका विलय है, मात्रा ग्राम में कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने, 49 ग्राम दे रखी है। क्लियर? विलय की मात्रा WB कितना दे रखा है, विलय क्या है, जल है, वो मात्रा कितनी दे रखी है आपको WB की 250 ग्राम, यानी कि ये ग्राम में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 1000 रखना ही है, और 1000 का डिवाइडेड है तो ऊपर चला जाएगा वो 1000। क्लियर? नेक्स्ट H2SO4 का MA निकालो आप, H2SO4 का MA निकालिए। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 1 हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32, और से ऑक्सीजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाई विद 16 कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो WA का अमाउंट कितना दे रखा आपको 49 में MA की जगह कितना लिखना है मेरे को 98, ये कितना है 250 मल्टीप्लाई विद 1000। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो ये तो कितना हो गया आपके पास 2, और 250 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ कितना हो गया 500, और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2। मैं क्या क्या लिख सकता हूँ देखो, 2 मोल प्रति किलोग्राम लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मोलल विलियन लिख सकता हूँ, 2 मोलल लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 2 स्मॉल है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था, कर दो चेंज। इस क्वेश्चन तो बहुत इजी था, और आपके पास जो भी डाटाज अवेलेबल थे सारे डाटा वो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिए। मैं क्या नोटिस करवाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, लास्ट के जो 3 वर्ड है ना, ये नोटिस करवाने जा रहा हूँ आपको। क्या लिखा है एग्जामिनर ने, भाई मैंने आंसर के फॉर्म के अंदर क्या लिखा 2 मोल पर किलोग्राम लिखा है, मैंने लिखा 2 मोलल, मैंने क्या लिखा 2 स्मॉल एम। मतलब यदि किसी न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट हो जाए ऐसे कि 1 विलियन की सांद्रता 2 मोल प्रति किलोग्राम है। क्लियर? 1 विलियन की सांद्रता कितनी है 2 मोलल है, 1 विलियन की सांद्रता कितनी है 2m है, तो ये तीनों जो सॉल्यूशन होंगे वो किसके होंगे, मोलल सॉल्यूशन होंगे। ये किसके सॉल्यूशन होंगे, मोललता के सॉल्यूशन होंगे। किसके सॉल्यूशन होंगे, ये मोललता के सॉल्यूशन होंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो इनको अपन एक्सप्लेन करते हैं एक बार इन स्टेटमेंट्स को, कि इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। बस यही बातें आपको औरों से क्या करेगी, अलग बनाएगी। देखो मान लीजिए मेरे को एग्जामिनर लिखे दिया 2 मोल प्रति किलोग्राम लिखा है एग्जामिनर ने मेरे को लिख के दिया 2 मोलल लिख करके दिया, मोलल लिख करके दिया, और एग्जामिनर मेरे को क्या दिया 2 स्मॉल एम लिख करके दिया। क्लियर? अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि मान लो किसी क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट होता है तो आप इसे क्या क्या निकाल सकते हो। एक तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, ज़रूरत पड़ने पर तो मैं विलायक का भार कितना ले सकता हूँ 1000 ग्राम ले सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसका स्टेटमेंट है कि 1 बिलियन की सांद्रता 2m है, और आप वो जो कुछ भी उसमें कैलकुलेट करवाए और आपको उसमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए, हमें उसमें विलाय के भार की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो कितना है 1000 ग्राम होगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1000 ग्राम होगा, देखो मोललता का जो डेफिनेशन है वो क्या था 1 किलोग्राम विलायक में, पर आपके क्वेश्चन में तो कितना दिया हुआ था, ये 250 ग्राम ही दिया हुआ था, तो इसको 1000 कैसे मान लेंगे। इस 250 ग्राम को आपने कन्वर्ट कर लिया था किसके अंदर, 1 किलोग्राम के अंदर। क्यों, आपने डिवाइडेशन नहीं किया था कि इसके अंदर 1000 का। यदि मोललता का क्वेश्चन है विलाय के भार की, विलाय के द्रव्यमान की आपको जरूरत पड़ रही है, तो वो कितना होगा 1000 ग्राम होगा। भले ही आपके क्वेश्चन पैटर्न के अंदर जैसे भी 250 ग्राम दिया हुआ था, 250 ग्राम दिया हुआ था, तो आपने उसको 1 किलोग्राम बना लिया था ना उसमें 1000 का डिवाइडेशन करके। क्लियर? दूसरी बात, यदि इन स्टेटमेंट से आपको ये जरूरत पड़ जाए कि विलय के मोल क्या होंगे, विलय के मोल, तो विलय के मोल देखो नाम क्या है 2 मोल प्रति किलोग्राम है,
तो इस क्वेश्चन के अंदर जो विलय के मोल होंगे वो कितने मान के चलूंगा मैं, 2 मोल मानूंगा। कितने मानूंगा, 2 मोल। आप ऐसा सोच सकते हो कि सर क्वेश्चन में तो ऐसा दिया हुआ था 49, क्या दिया हुआ था, 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो वो 2 मोल कहाँ से हुए। देखिए H2SO4 कितना दिया हुआ था आपको क्वेश्चन के अंदर, 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ था आपको। क्लियर। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ था, कितने में दिया हुआ था, 250 ग्राम के अंदर दिया हुआ था। और मैं क्या कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो कितना आया था, 2m या 2 मोलल या 2 मोल प्रति किलोग्राम, यही तो आंसर आया। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं H2SO4 के मोल कितने मान सकता हूं, 2 मोल मान सकता हूं। आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, 49 ग्राम H2SO4 था, 49 ग्राम H2SO4, ये कितना हो गया 98, तो ये तो कितना आया 0.5 आया, कितना आया 0.5। लेकिन आप अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं भाई, 0.5 आया है, कितने में आया है, 250 में आया है। और मैं कितने में बता रहा हूं, प्रति किलोग्राम के अंदर बता रहा हूं। इसको किलोग्राम बनाने के लिए ऐसे 250 250 250 250 कितनी जगह रखना पड़ेगा आपको, 4 जगह रखना पड़ेगा। तो ये 250 250 250 और 250, क्लियर। तो 0.5 और इसमें भी कितना होगा 0.5, इसमें भी कितना होगा 0.5 और इसमें भी कितना होगा 0.5 होगा। और आपके पास कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। देखिए ये जो 49 ग्राम है कितने में है, 250 ग्राम के अंदर है, और ये 0.5 है, और 2 मोल कितने में, 1000 ग्राम के अंदर, का मतलब भी क्या है, 0.5 मोल ही है। इज दैट क्लियर। आप देख सकते हो आपके पास 2 मोल थे, कितने में थे, 1000 में थे। तो देख लो 250 के अंदर कितने आएंगे आपके पास, ये 2 मोल थे, वो 0.5 मोल थे, वो कितने में थे, 250 में थे। तो 1000 में कितने मोल आएंगे, यही आएंगे। देख लो 0.5 0.5 0.5 और 0.5, इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये मोल आ जाएंगे। क्लियर। ये 2 सांद्रता के पद मैंने आज करवाए हैं। नेक्स्ट जो सांद्रता का पद है मोल फ्रैक्शन, वो अगली क्लास के अंदर कराऊंगा। वो भी किसका पार्ट है, वेट बाई वेट का ही पार्ट। क्लियर।